केस का पहला दिन, जब सब कुछ बदल गया, उस सुबह का मौसम बिल्कुल सामान्य था। अक्टूबर की हल्की ठंड थी। धुंध अब भी पूरी तरह छंटी नहीं थी और रामपुर थाने में चाय की पहली केतली चढ़ रही थी। मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, 15 साल की नौकरी में बहुत सारे केस देखे थे मैंने, लेकिन जो केस उस दिन आया वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकला। सुबह के करीब 9 बज रहे थे जब फोन आया। सर, यहां मोहल्ला शांतिनगर में एक बुजुर्ग मिले हैं, बेहोश, हालत बहुत खराब है। कांस्टेबल रमेश की आवाज में घबराहट थी। मैंने चाय का कप रखा, जूते पहने और गाड़ी में बैठ गया। शांतिनगर एक पुरानी कॉलोनी थी, छोटे छोटे मकान, संकरी गलियां और वो किस्म की चुप्पी जो किसी बड़े हादसे के बाद छा जाती है। जब हम पहुंचे तो एक घर के बाहर भीड़ लगी थी। घर नंबर था G14। दरवाजा खुला था। अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गया। कमरे में एक बुजुर्ग आदमी पलंग पर लेटे थे। उनकी उम्र कोई 65 से 70 के बीच रही होगी। चेहरा पीला था, सांसें बहुत धीमी चल रही थी, हाथ थोड़ा कांप रहा था। पास में एक महिला बैठी थी, रो रही थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, आंखें सूजी हुई थी। ये कौन है? मैंने रमेश से पूछा। सर, इनका नाम है रामचरण जी। इनकी बहू ने फोन किया था। बहू? हाँ सर, वो सामने बैठी है। मैंने उस औरत को देखा। उसका नाम था सुमन। 30-32 साल की, गोरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे तुरंत दिखी। आपने फोन किया था? मैंने पूछा। जी हाँ सर, सुबह उठे तो ससुर जी ऐसे पड़े थे। हमने हिलाया तो कोई जवाब नहीं मिला। रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, रात को खाना खाया, सो गए, बस। उसकी आवाज थरथराई, लेकिन आंखें ज्यादा नहीं भर पाईं। और यही बात मुझे खटकी। एम्बुलेंस आ गई थी। रामचरण जी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। इंस्पेक्टर साहब, ये नेचुरल नहीं लगता। मतलब? इनके लक्षण देख रहे हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के जैसे हैं, कीटनाशक में मिलने वाला जहर। मेरी पीठ में एक सिरहन दौड़ गई। ये खुद खाया होगा। नहीं, ये इतना कम था जैसे किसी ने धीरे धीरे दिया हो, खाने में मिलाकर। मैं वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा। अब ये एक साधारण मेडिकल केस नहीं था, ये एक क्राइम सीन था। G14 में वापस आकर मैंने पूरे घर को सील करने का आदेश दिया। किचन से सैंपल लिए गए, खाने के बर्तन, पानी का मटका, चाय का कप जो अभी तक धुला नहीं था। रामचरण जी का घर बड़ा नहीं था। एक हॉल, 2 कमरे, एक किचन, छोटा सा आंगन। लेकिन उस छोटे से घर में बहुत कुछ था जो बाहर से नहीं दिखता था। मैंने पड़ोसियों से बात की। पहले पड़ोसी थे मनोहर लाल, बूढ़े थे, धीरे धीरे बोलते थे। रामचरण जी बहुत अच्छे इंसान हैं सर, रिटायर्ड टीचर हैं, पेंशन आती है, अकेले रहते थे बहुत साल। अकेले? घर में बहू बेटा नहीं रहते थे? पहले नहीं रहते थे। बेटा राकेश शहर में था, कोई 6 महीने पहले आकर रहने लगा। क्यों? यही तो पता नहीं। कहते थे बिजनेस करना है, पर मुझे लगता था कुछ और बात है। दूसरी पड़ोसी थी रज्जो काकी, 70 पार की, लेकिन आंखें और कान दोनों तेज। सर, मैं बताऊं, इस घर में पिछले 3 महीनों से लड़ाई चल रही थी। कैसी लड़ाई? पैसों की। राकेश को रामचरण जी से पैसे चाहिए थे, बड़े वाले, 1 लाख। 1 लाख? हाँ, कोई जमीन का काम था या कोई बिजनेस। रामचरण जी देना नहीं चाहते थे। कहते थे पहले जो दिया वो भी डूब गया। और बहू सुमन? रज्जो काकी ने होंठ दबाए, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, पर कह नहीं पा रही थी। सर, वो बहू बहुत चालाक है, मुंह मीठा, अंदर से पता नहीं। उस रात मैं घर नहीं गया, थाने में बैठा रहा और सोचता रहा। एक बुजुर्ग आदमी, उसके अपने घर में जहर, एक बेटा जिसे पैसे चाहिए थे, एक बहू जिसकी आंखें उतनी नहीं रोईं जितनी रोनी चाहिए थी। ये केस जितना सीधा दिखता था उतना था नहीं। अगली सुबह मैंने राकेश को बुलाया। राकेश, रामचरण जी का इकलौता बेटा, उम्र करीब 35 साल, मझोला कद, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे। वो थाने में आया तो उसकी चाल में थोड़ा झिझक था। मैंने उसे बैठाया, पानी दिया और फिर सीधे पूछा, राकेश जी, आपके पिताजी को झड़ दिया गया है। वो एक पल के लिए रुक गया। क्या? हाँ, डॉक्टरों ने कहा है
अब आप मुझे बताइए, रात को आप कहाँ थे? मैं घर पर था। हम सब साथ खाना खाया, फिर सो गए। खाना किसने बनाया? सुमन ने। मैंने नोट किया। खाने के बाद क्या हुआ? पिताजी अपने कमरे में चले गए। मैं और सुमन टीवी देखते रहे। कितने बजे सोए आप? कोई 11 बजे। और पिताजी के कमरे में रात को कोई गया? राकेश का जवाब आने में थोड़ी देर लगी। नहीं। फिर मैंने सुमन को बुलाया। सुमन जब आई तो उसने कुर्ती पहनी थी, आंखें अब कम सूजी थी, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बैठिए। जी सर। खाना आपने बनाया था रात को? हाँ। क्या बना था? दाल, चावल और आलू की सब्जी। ससुर जी को कुछ अलग से दिया था? दूध, चाय कुछ? रात को सोने से पहले उन्हें दूध पीने की आदत है। मैंने दूध दिया था। दूध? हाँ, वो दूध आपने खुद लेकर गई थी उनके कमरे में। जी। मेरी उंगलियां रुक गईं। और राकेश जी को? उन्होंने नहीं पिया, वो दूध नहीं पीते। मैंने गहरी सांस ली। जहर खाने में नहीं था, दूध में था, और दूध सिर्फ रामचरण जी को मिला था। लेकिन यह साबित करना आसान नहीं था। सुमन चालाक थी। जब मैंने कहा दूध में जहर हो सकता है, तो उसने कहा, सर दूध की कटोरी तो मैंने धो दी थी। सुबह जब ससुर जी को देखा तो घबराहट में सब साफ कर दिया। मुझे क्या पता था? एकदम सटीक जवाब, जैसे पहले से तैयार हो। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन नजर रखने को कह दिया। उस दिन मैंने रामचरण जी की पूरी जिंदगी खंगालने की कोशिश की। रामपुर के सरकारी स्कूल में 30 साल पढ़ाया था उन्होंने। बहुत इज्जतदार आदमी। पत्नी 10 साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद से अकेले रहते थे। पेंशन थी, एक पुरानी जमीन थी गांव में, और एक मकान जिसमें वो रहते थे। मकान की रजिस्ट्री पुरानी थी, रामचरण जी के नाम पर। लेकिन जब मैंने रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी निकाली तो एक बात सामने आई। 3 महीने पहले एक नई रजिस्ट्री की कोशिश हुई थी, मकान राकेश के नाम करने की, लेकिन रामचरण जी ने साइन नहीं किया था। मैंने उस रजिस्ट्री ऑफिसर को फोन किया। हाँ सर, याद है मुझे। बेटा लेकर आया था। बाप बहुत झिझक रहे थे, फिर बोले मैं सोचूंगा, और चले गए। बाप ने साइन नहीं किया? नहीं, बेटा बहुत जोर दे रहा था, पर रामचरण जी ने मना कर दिया। अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही थी। राकेश को 1 लाख रुपए चाहिए थे, मकान भी चाहिए था, और रामचरण जी दे नहीं रहे थे। लेकिन सवाल था, क्या राकेश इतना आगे जा सकता था, अपने बाप को जहर देने तक? मैंने राकेश का बैकग्राउंड खंगाला। 5 साल पहले राकेश शहर में था। एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन 2 साल पहले दुकान बंद हो गई। कर्ज था, कोई 50,000 का। फिर राकेश ने एक बिजनेस पार्टनर बनाया। नाम था विजय चौधरी। मैंने विजय का पता लगाया। वो रामपुर से 50 किलोमीटर दूर था। मैंने उसे बुलाया। विजय चौधरी उम्र में राकेश से बड़ा था, मोटा, पान खाने वाला। बात करने का तरीका चालाक था। राकेश से क्या बिजनेस था? सर, हम दोनों मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करना चाहते थे। बस 1 लाख लगाने थे। राकेश बोला था पिताजी देंगे, और नहीं दिए तो मैंने बोला जल्दी करो, मौका जाएगा। राकेश बहुत टेंशन में था। कब बात हुई आखिरी बार? विजय थोड़ा रुका। 3 दिन पहले राकेश ने कहा था 1 हफ्ते में दे दूंगा। मेरे दिल में कुछ कसा। 3 दिन पहले राकेश ने वादा किया था, और 2 दिन बाद रामचरण जी को जहर मिला। लेकिन अब तक जितना था वो सब सिरकमस्टेंशियल था, सबूत नहीं था, डायरेक्ट सबूत। मैंने लैब को जल्दी रिपोर्ट देने को कहा और इंतजार में बैठ गया। उसी शाम एक और मोड़ आया। अस्पताल से फोन आया, इंस्पेक्टर साहब, रामचरण जी होश में आए हैं। मैं तुरंत निकल पड़ा। अस्पताल में रामचरण जी बिस्तर पर लेटे थे। चेहरा अभी भी कमजोर था, लेकिन आंखें खुली थीं। रामचरण जी, मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र हूं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा, पानी। मैंने पानी दिया। रात को क्या हुआ था, याद है कुछ? वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, दूध पिया था रात को, सुमन ने दिया था। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। सुमन ने दिया था? हाँ। और उस दूध में कुछ अलग था, कड़वाहट कुछ। रामचरण जी की आंखें भर आईं। थोड़ा अजीब था, पर मुझे लगा बुढ़ापे में सब कुछ अजीब लगने लगता है। मैं बाहर आया। रात का अंधेरा था, ठंड बढ़ रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था,
सुमन ने अकेले ये किया या राकेश भी शामिल था? तीसरे दिन लैब की रिपोर्ट आई और उसने सब कुछ पलट दिया। रिपोर्ट में लिखा था, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड डिटेक्टेड इन ब्लड सैंपल, लो बट कंसिस्टेंट डोज ओवर एटलीस्ट 3 से 5 डेज, नॉट अ सिंगल एक्सपोजर। 3 से 5 दिन मतलब ये एक बार का जहर नहीं था, ये धीरे धीरे दिया जा रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि बुजुर्ग कमजोर होते रहें और किसी को शक ना हो। मैं वापस G14 पर गया। इस बार मैंने घर को बहुत ध्यान से देखा। किचन में एक पुरानी अलमारी थी, उसके पीछे एक छोटी सी बोतल मिली। लेबल नहीं था, लेकिन उसमें एक पारदर्शी तरल था। मैंने उसे सील किया और लैब भेजा। उसी दिन शाम को एक और बात हुई। रज्जो काकी मुझसे मिलने आई। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। सर, ये रामचरण जी की है, उन्होंने मुझे दे रखी थी। कहा था, रज्जो बहन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये इंस्पेक्टर साहब को दे देना। मेरा दिल एक पल के लिए रुका। उन्हें पता था? लगता है सर, कुछ दिनों से बहुत डरे हुए थे। कहते थे घर में ही दुश्मन है। मैंने डायरी खोली। वो हिंदी में लिखी थी, पुरानी कांपती हुई लिखावट। एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर सुमन ने दूध दिया, मैंने नहीं पिया, बाहर फेंक दिया। राकेश को बताया तो वो चुप हो गया। इसका मतलब क्या है? दूसरे पन्ने पर, आज रात मैंने राकेश और सुमन को बात करते सुना। सुमन कह रही थी, बस 1 लाख मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। राकेश बोला, पर पिताजी मानते नहीं। सुमन ने कुछ धीरे से कहा, जो मुझे सुनाई नहीं दिया। तीसरे पन्ने पर, मुझे डर लग रहा है, मैंने अपनी जमीन के कागज छुपा दिए हैं। भगवान जाने ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं चुप बैठा रहा, एक बुजुर्ग इंसान अपने ही घर में अपनी ही बहू से डरा हुआ, और बेटे को पता था और वो चुप था। उस रात मैंने राकेश और सुमन दोनों को थाने बुलाया, अलग अलग कमरों में बिठाया, अलग अलग पूछताछ। पहले राकेश, राकेश जी, आपके पिताजी डरे हुए थे, क्या आप जानते थे? नहीं, वो रात को दूध नहीं पीते थे कभी कभी। क्यों? मुझे नहीं पता। विजय चौधरी को 1 हफ्ते में 1 लाख देने का वादा किया था आपने, वो कहां से आता? राकेश की आंखें हिली। पिताजी दे देते? नहीं देते थे, 3 महीने से मना कर रहे थे, रजिस्ट्री भी नहीं की। वो बाद में मान जाते, या आप कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे? राकेश चुप हो गया। फिर सुमन की आंखें इस बार पहले से ज्यादा शांत थीं, जैसे उसने खुद को तैयार कर लिया हो। सुमन जी, किचन की अलमारी में जो बोतल थी वो क्या थी? कौन सी बोतल? पीछे की, बिना लेबल की। एक पल रुकी। वो सफाई का कुछ था, कीटनाशक। घर में चींटियां आती थीं। चींटियों के लिए कितना चाहिए? थोड़ा सा। उतनी बड़ी बोतल? सुमन का जवाब नहीं आया। मैंने मेज पर रामचरण जी की डायरी रख दी। उसने देखा। 1 सेकंड के लिए आंखों में घबराहट आई, फिर वापस शांत हो गई।